420 दिन का सूखा खत्म हुआ। आखिरकार यूएसए ने 18 सितंबर को अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से कम होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से दुगना मिला, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम हुए। और इस न्यूज़ को फिर इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया और निफ्टी 50 तकरीबन 1% से ज़्यादा बढ़ गया। इसी के साथ ढेरों सारे बैंक स्टॉक्स भी ऊपर उठे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़े। अब इसी के साथ लग रहा है कि आरबीआई भी अपनी रेपो रेट कम करेगी। अब कितनी करेगी ये तो टाइम ही बताएगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि बैंकिंग स्टॉक्स, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज के स्टॉक्स जो लंबे टाइम से ठंडे पड़े हैं, क्या अब वो ऊपर आएंगे? क्या बैंकिंग स्टॉक्स फिर से हॉट स्टॉक बनने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि क्या ये बेस्ट टाइम है टू इन्वेस्ट इन बैंक स्टॉक्स, और बैंक स्टॉक्स में कौन सी ऐसी बैंक्स है जिनको सबसे ज़्यादा फायदा इस रेट कट का हो सकता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आज का वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स हैं इन सारे इंडाइसेस के, और उसमें आप देख सकते हो कि सबसे खराब रिटर्न्स अगर किसी ने दिए हैं तो वो दिए हैं निफ्टी बैंक ने। बैंक निफ्टी की बात करें तो रिटर्न है 20.75% का। अब इस नंबर को आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसे निफ्टी 50 या फिर बाकी इंडाइसेस से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न्स काफ़ी बुरे हैं। क्योंकि निफ्टी 50 का रिटर्न था 33.29%, निफ्टी ऑटो का 70% के करीब था, रियल्टी का 94% था। तो आप समझ सकते हो कि बैंक निफ्टी कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कोटक ने अराउंड 9% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी बैंक अराउंड 14%, आईडीएफसी बैंक -12%, एक्सिस बैंक 17%, इंडसइंड बैंक -2%, और बाकी सारी बैंक्स के रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि उतने अच्छे नहीं हैं। 2-3 बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई और फेडरल बैंक, जिन्हें अगर आप छोड़ दो तो बैंक्स ने लास्ट 1 ईयर में कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है। उल्टा आईडीएफसी ने तो -12% के रिटर्न दिए हैं और इंडसइंड बैंक भी माइनस में है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और ऊपर से टैक्सेस भी। आपने एक बहुत बड़े डिस्काउंट ब्रोकर के प्रॉफिट की न्यूज़ तो देखी ही होगी, जिसमें एक साल में उन्हें 4000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसी तगड़ी कमाई ब्रोकरेज कंपनीज की हो रही है। पर क्या करें, ब्रोकरेज तो देना ही पड़ता है, राइट? रॉन्ग। अब तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी आए हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है और 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसी, इंट्राडे डिलीवरी, सब पे 0 ब्रोकरेज। ऊपर से 0 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स ना तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेते हैं, ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अगर मैं सिंपली गूगल पर सर्च करता हूँ तो शून्य बाय फिनवेजिया ये एक प्लेटफॉर्म है, और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को 0 ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कहते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर नए एआई फीचर्स भी आए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप भी अपने रिसर्च में एआई का यूज़ करते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन्वेस्टिंग में आप एआई का यूज़ कैसे कर रहे हो, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। इसके अलावा शून्य का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी इजी टू यूज़ है। भले वो बात हो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की या फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने की, आप बड़े ही आसानी से ये सारी चीज़ें शून्य पर कर सकते हो। ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर जो 4 प्लेटफॉर्म देख सकते हो, एनएसी, बीएसई, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, इन चारों को शून्य सपोर्ट करता है। इसके अलावा चाहे आप रिटेलर हो, एनआरआई हो, एफपीआई हो या फिर एचएनआई हो, सभी इन्वेस्टर टाइप्स को शून्य सपोर्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपना अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में खोल सकते हो। तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल लो। अब ये बातें थोड़ी ऑफ टॉपिक हुई, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सवाल ये आता है कि व्हाई बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो पहले शॉर्ट में ये समझते हैं कि आखिर बैंक्स पैसा कैसे बनाती है। तो बैंक्स का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इनकम आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। इसके अलावा भी इंडियन बैंक्स लो बैंक बैलेंस चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, एटीएम लिमिट के चार्जेस, वहां से भी पैसा कमाती है, पर मेजॉरिटी पैसा इंटरेस्ट मार्जिन का होता है। बैंक्स कस्टमर से डिपॉजिट या फिर आरबीआई का बॉन्ड का पैसा लेती है, इसके बदले में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वही पैसा वो आगे लोन के तौर पर देती है ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर। बीच में जो भी अंतर रहेगा वो बन गया बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि एनआईएम। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट चार्ट है वो 2022 से बढ़ता ही जा रहा है, और करेंटली वो 6.5% पर है। अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो है एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। 2022 से कंटिन्यूसली ये बढ़ता ही जा रहा है, और वहीं पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वो कम हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और यही हालत ज़्यादातर बैंक्स की है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी जिस इंटरेस्ट पर बैंक को पैसा मिल रहा है, डिपॉजिटर से ले लो या फिर आरबीआई से, वो अगर बढ़ जाता है तो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब ये तो एक कारण है। अब देखिए कि अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक की बढ़ती चली जाएगी तो बैंक के पास एक ही ऑप्शन है, वो है कि ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देना, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि बैंक्स को आरबीआई से जो पैसा मिलता है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 सालों से बढ़ रहा है, तो इस हाल में बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब सिंपल सी बात है कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ऑफकोर्स लोग थोड़े लोन लेना कम कर देते हैं,
और इन हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से जो लॉन्ग टर्म लोन्स है जैसे कि मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, उनकी डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है वो कम होती चली गई। अब ये तो मुश्किलें क्या कम थी कि उसके ऊपर कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की ग्रोथ ऑल टाइम लो पर है। यानी लोग अब बैंक में एफडी करने के बजाय वो पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें बेटर इंटरेस्ट रेट मिले, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। अब डिपॉजिट कम आ रहे हैं तो काफ़ी सारे बैंक्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं, उन्हें ज़्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा रिटर्न ऑफर करने पड़ रहे हैं। और आप देख सकते हो कि एफडी के जो रिटर्न है पिछले 10-15 साल के हाई पर चले गए हैं। कुछ बैंक्स 9.5% तक के रिटर्न ऑफर कर रही हैं। डरिए मत, ये मैं कोई एफडी इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रीजंस बता रहा हूँ कि बैंक्स स्ट्रगल क्यों कर रही है और करे भी क्यों ना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स की डिमांड कम हो रही है, कासा कम हो रहा है और डिपॉजिट पर बैंक को जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वो बढ़ाना पड़ रहा है। यानी इंडियन बैंक्स पर चारों तरफ से काले बादल मंडरा रहे हैं। अब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है, वो जब इंटरेस्ट रेट कम करती है तब पाया गया है कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम करती है। अगर आरबीआई अगर रेट कम करे तो बैंक्स के ऊपर के जो काले बादल हैं ये कम हो जाएंगे। राइट? रॉन्ग, क्योंकि इस रेट कट का फायदा सारी बैंक्स को नहीं होने वाला है, वो बस कुछ ही बैंक को होने वाला है। कैसे? तो वो जानने के लिए आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना होगा। अगर आपने कभी लोन लिया है, खासकर होम लोन या फिर कंज्यूमर लोन, तो आपको पता ही होगा कि बैंक्स या तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है या फिर फिक्स्ड। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि आरबीआई का जो रेपो रेट अगर चेंज हो जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट जो आप पे कर रहे हो वो भी चेंज होने लगता है, जिससे आपका जो लोन है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स रेट में लोन टेन्योर का ड्यूरेशन सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्रू आउट योर टेन्योर सेम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट बैंक्स के फेवर में काम करते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स कम होने लगते हैं तो फ्लोटिंग रेट बैंक के अगेंस्ट में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई कम करता है तो जो कंज्यूमर है उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि रिसेंट टाइम में जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई चल रहे हैं, ऐसे टाइम में जिन जिन बैंक्स ने फिक्स इंटरेस्ट पर लोन दिए हैं उनकी बल्ले बल्ले, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो उनकी मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट रेट अभी चेंज नहीं होने वाला, वो फिक्स है। अब कस्टमर को थ्रू आउट हिज टेन्योर सेम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा जो उसने सैंक्शनिंग के टाइम फिक्स किया है। तो ये रेट कट का फायदा उन बैंक्स को बहुत ज़्यादा होगा जिन्होंने रिसेंटली बहुत बड़ी मात्रा में फिक्स लोन्स बांटे हैं। और ये कौन सी बैंक है जिन्होंने फिक्स रेट पर ज़्यादा लोन दिए हैं? तो इसमें ये 7 बैंक शामिल हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ उन बैंक्स की भी बात करना बनता है जिनके लोन पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा सेक्शन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हुए तो उन बैंक्स को ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना कि जिन्होंने फिक्स इंटरेस्ट पर दिए हैं उन्हें होगा। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वालों की लिस्ट आप यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट देख सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक का लास्ट ईयर का रिटर्न देखो तो निफ्टी पीएसयू बैंक यानी निफ्टी सरकारी बैंक का जो इंडेक्स है उसने पिछले एक साल में 30.54% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडेक्स ने 17.29% का रिटर्न दिया है। सो क्लियरली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसमें कई सारी बैंक्स है, जैसे कि अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो कंपाउंडेड सालाना 20-22% की ग्रोथ चल रही है, लेकिन शेयर प्राइस वही की वही है, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रही है। और सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें कई सारी प्राइवेट बैंक्स में चल रही हैं जिनकी बिजनेस परफॉर्मेंस तो अच्छी है, पर शेयर प्राइस तब तक हिलेगी नहीं जब तक इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। क्योंकि अगर बैंक्स की शेयर प्राइस की साइकिल देखें तो ये कम्प्लीटली साइक्लिकल सेक्टर है और इंटरेस्ट रेट का इस पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में आपको एक्टिविटी दिखना शुरू हो जाएगी। सो अगर आप बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो लिस्ट है जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में फिक्स इंटरेस्ट रेट बांटे हैं अपनी लोन बुक के, उन बैंक्स को अगर आप अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर खरीदने की कोशिश करोगे तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने मिल सकती है। तो ये जो लिस्ट इन बैंक्स का वैल्यूएशन ज़रूर निकालिए और उसमें कोई बहुत ही अंडर वैल्यूड आपको दिखती है और बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जहाँ पर चल रहा है, उसको आप डिटेल में और एनालाइज कर सकते हो। अब जिन बैंक्स ने यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट पर लोन दिए हैं वो अभी भी यहाँ पर रियल हीरो नहीं है, वो सिर्फ साइड एक्टर्स है। तो रियल हीरोज कौन है? आपकी एनबीएफसीज। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एनबीएफसी का ज़्यादातर लोन पोर्टफोलियो फिक्स रेट होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ये एनबीएफसीज डेट रिफाइनेंसिंग करती है एट लोअर रेट्स विदाउट इमीडिएटली लोअरिंग इंटरेस्ट रेट चार्जेस टू बोरोवर्स। मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इनका बोरोइंग कॉस्ट गिर जाता है, पर जो लोन्स ये पहले दे चुके हैं उन पर इंटरेस्ट रेट्स वही फिक्स रहता है। इसका सीधा मतलब है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो एनबीएफसीज की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा और शेयर होल्डर्स को भी फिर अल्टीमेटली ज़्यादा फायदा इससे हो सकता है। अब देखिए, बैंक्स के लिए स्टोरी उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स का जो लोन पोर्टफोलियो होता है वो फ्लोटिंग रेट पर होता है। बजाज फाइनेंस जो कंज्यूमर फाइनेंस का लीडर है, उनका काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो फिक्स इंटरेस्ट रेट पर है। इसका मतलब जब भी इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी बजाज फाइनेंस अपनी प्रॉफिट मार्जिन इजीली ग्रो कर सकती है,
इसके अलावा उन एनबीएफसीज को भी ज़्यादा फायदा होगा जो ज़्यादातर कंज्यूमर लोन्स बांटती हैं, क्योंकि ये जो लोन्स होते हैं ये फिक्स रेट पर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए जब इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखनी होगी। तो जब भी आप बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करो तो इस फिगर पर भी ज़रूर ध्यान रखना, फ्लोटिंग रेट पर किसने ज़्यादा लोन दिए हैं और फिक्स रेट पर किसने ज़्यादा लोन दिए हैं। वीडियो है उसे थोड़ा पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन चीज़ों का, ताकि फ्यूचर में आपको टाइम टू टाइम वो चीज़ें काम में आएगी। और हाँ, जाते जाते शून्य का प्लेटफॉर्म जरूर चेक कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट में है, तो अभी जाइए और अपना अकाउंट खोल लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।